नमस्कार दोस्तों, 12 बंकी टीचर्स अड्डा में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का जरूरी एग्जाम होने वाला है या जो छात्र बीपीएससी टायर 3 की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उनके लिए 12 बंकी टीचर्स अड्डा ने बहुत ही अच्छी सीरीज चालू की थी, जिसमें हम आपको क्लास वाइज तथा चैप्टर वाइज सोल्यूशन बुक का करा रहे थे। एक एक चैप्टर को हम सॉल्व करा रहे थे, जिसके चलते हमने क्लास 8th को डिसाइड किया था कि पहले क्लास 8th को सॉल्व करेंगे, फिर क्लास 9th को, फिर क्लास 10th को, क्योंकि जो बीपीएससी है ना वो क्लास 8th 9th 10th से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए पहले इन बुक्स का सोल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम लोग कक्षा 5, 6, 7 का सोल्यूशन कर लेंगे। तो हमने चालू किया था क्लास 8th की साइंस को, जिसमें से मैंने उसके 2 चैप्टर करा दिए थे, पहला और दूसरा चैप्टर करा दिए। आज का हमारा जो चैप्टर है वो तीसरा चैप्टर है, जिसमें हम कोयला और पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा कि अगर टायर 2 का आपने एग्जाम दिया होगा प्राइमरी लेवल का, तो आपने देखा होगा उसमें कोयले से जुड़ा एक क्वेश्चन पूछा गया था। रुके मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहा होगा मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, आपको दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ये आप देख सकते हैं हमारे पास कौन सा क्वेश्चन, ये देखिए पूछा गया था क्वेश्चन आपके पास। धातु निर्काशन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कोक का उपयोग किया जाता है, पेट्रोलियम का, या कोल तार का? ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन इसी चैप्टर का है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीपीएससी अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है दोबारा भी इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ ले। आइए स्टार्ट करते हैं आपको समय को ना बर्बाद करते हुए। ये हमारा आज का चैप्टर है कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, इसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, इसमें केवल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। बाकी पूरे चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ खास चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ाता हुआ चलूँगा, बाकी चीज़ों पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक दो लाइनें हैं, इनको हम लोग जान लेते हैं। जैसे दिया गया है, हमने अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग में लाते हैं। जैसे हम लोग हैं अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग लें, जिनमें से कुछ पदार्थ जो होते हैं वो हमें प्रकृति द्वारा उपलब्ध होते हैं, और कुछ पदार्थ जो होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं। ठीक है, मानव के प्रयासों द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के पदार्थ यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, एक जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं वो, और एक जो मानव निर्मित पदार्थ होते हैं वो, जिनका हम लोग अपने जीवन में मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 2 पॉइंट निकल के आए हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपका जानना बहुत जरूरी है इस चैप्टर की दृष्टि से। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। ये कुछ महत्वपूर्ण लाइनें हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लाइनें क्या है, जैसे लिखा हुआ है आपका, प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, मतलब प्रकृति में विभिन्न संसाधनों को उपलब्धता की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग है? पहला जो 2 भाग है वो अच्छे प्राकृतिक संसाधन है, और दूसरा जो आपका दिया गया है वो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अच्छे प्राकृतिक संसाधन का मतलब जो कभी समाप्त नहीं हो सकते, ऐसे संसाधन जो है वो आपके अच्छे प्राकृतिक संसाधन होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका अच्छे प्राकृतिक संसाधन है, आपको दे देगा, जैसे दे देगा आपको लकड़ी दे देगा, कोयला दे देगा और जल दे देगा, या सूर्य का प्रकाश दे देगा, तो आपको निम्नलिखित में से बताना होगा कौन सा आपका अच्छे प्राकृतिक संसाधन है। इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अच्छे प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं। जो अच्छे प्राकृतिक संसाधन होते हैं ये जो है ना प्रकृति में जो है ना असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, और मानव क्रियाकलाप से समाप्त होने वाले नहीं हैं। ठीक है, जो ये संसाधन है ये मानव क्रियाकलाप द्वारा भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे जो संसाधन होते हैं उन्हीं को हम लोग प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। प्राकृतिक संसाधन में उदाहरण के तौर पर देखते हैं क्या कहता है। पहला तो सूर्य का प्रकाश आता है, जिसमें हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो अपने टाइम से निकलता है और हमें प्रकाश देता है और अपने टाइम से डूब जाता है। ठीक है, तो ये कभी समाप्त ना होने वाला है। तो जो ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे वायु हो गई, ये भी इस पे हम लोगों का कोई जोर नहीं है। ठीक है, ये भी अपनी मर्जी से चलती है, अपनी मर्जी से जो मन होगा चलेगी, जब मन होगा नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये आपके किस संसाधन के अंतर्गत आते हैं? तो आपके प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक में अच्छे प्राकृतिक संसाधन, अगर आपसे पूछा जाता है कि सूर्य का प्रकाश किस प्रकार का संसाधन है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका अच्छे प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, आगे आता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। दूसरा जो आता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, इसमें क्या होता है, ये इन प्राकृतिक स्रोतों का जो मात्रा होती है वो सीमित होती है, और ये मानवीय क्रियाकलाप द्वारा समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, जो ये संसाधन होते हैं ये मानव क्रियाकलाप द्वारा समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इन संसाधनों के उदाहरण में हम लोग देखते हैं, जैसे वन हो गया, ये भी एक टाइम पे समाप्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि लोग जो है ना वो
घर बना रहे हैं और वन को काट रहे हैं और वहाँ पे मैदान कर रहे हैं, वहाँ पे घर फैक्ट्री सब बना रहे हैं, इस तरह भी वन समाप्त हो जाते हैं। तो इनको हम समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के अंतर रखेंगे। वन्य जीव हो गया, जैसे वन्य जीव, बहुत से वन्य जीव हैं जो समाप्त हो रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि जंगल कट रहे हैं और जीव खत्म हो रहे हैं, तो ऐसे ही वन्य जीव भी हो गए। ये भी जो आपके हैं प्राकृतिक संसाधन, ये भी आपके प्राकृतिक संसाधन समाप्त होने वाले हैं, ठीक है। खनिज हो गया, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया और गैस हो गई, ये जो है ना सब सीमित मात्रा में, इनको आप अगर अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो आप ये सब एक टाइम के बाद समाप्त हो जाएंगे। तो जो ऐसे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। ये आपके लिए 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, मैंने आपको बता दिए हैं। जो पहला था वो आपका अच्छा प्राकृतिक संसाधन था और दूसरा पॉइंट था जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अच्छा प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जो उदाहरण थे उसका सूर्य का प्रकाश था, वायु था, और जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण थे तो वन वन था, वन्य जीव था, खनिज था, कोयला था, पेट्रोलियम था, प्राकृतिक गैस था, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, फिर आगे हम लोग इन्हीं में से जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, इन्हीं के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कोयला के बारे में। आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कोयला। कोयला क्या है, आपने कोयला देखा होगा, इसके बारे में सुना होगा। यह पत्थर जैसा कठोर तथा काले रंग का होता है। आपने कोयला देखा होगा, जैसे कि आपने अपने घरों में देखा होगा ठंडी के मौसम में, या होटलों पे आपने देखा होगा भट्टियां जलाई जाती, वो जो काला सा होता है वही आपका कोयला होता है, ठीक है। फिगर में आपको दिखाते हैं, ये फिगर है आपका, ठीक है, ये देखिए, ये आपको कोयला दिख रहा होगा, ये कोयले का फिगर है, ठीक है। ऐसा ही कोयला होता है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। खाना पकाने हेतु उपयोग में आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। ये खाना पकाने में उपयोग किया जाने वाला ईंधनों में से एक है। पहले इसका उपयोग रेल के इंजन चलाने के लिए भाप बनाने में होता था और इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता था। कोयला का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कोयला का कितनी ज़्यादा उपयोगिता है। कभी इसको खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है, कभी विद्युत उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है, कभी ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कोयला कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर देखते हैं कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कोयला कैसे बनता है और कहाँ से प्राप्त होता है। यह आपको दिख रहा होगा, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे, ठीक है। आपने देखा कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जो है ना पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में जो घने वन होते थे, बाढ़ जैसे प्राकृतिक पराक्रमों के कारण जब ये वन मृदा के नीचे दब गए, जब समुद्रों में बाढ़ आई, ठीक है, तो ये जो मन मृदा मतलब पौधे थे ये मृदा के नीचे दब गए, ठीक है, और ये वन मृदा के नीचे दब गए और उनके ऊपर अधिक मृदा जमा हो गई। जब ये दब गए उनके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी और जमा होती रही और फिर इसी कारण ये बाद में संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप के कारण पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे तथा धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। तो जब उन पे ताप और दाब बढ़ने लगा तो वो धीरे धीरे जो मृत पेड़ पौधे थे वो धीरे धीरे कोयले के रूप में परिवर्तित होने लगे। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। तो कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन। मृत वनस्पति के धीमे धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होकर कार्बनीकरण होते मतलब कार्बीकरण होने लगे, ठीक है। और क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बने होते हैं, तो आपको पता है जो कोयला बनता है वो आपके वनस्पति अवशेषों से बना होता है, इसलिए कोयले को जो है ना हम लोग जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन, क्योंकि ये जो है ना वनस्पति से बना होता है, ठीक है, वनस्पति के अवशेषों से बना होता है, इसलिए हम लोग इसको जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ये फिगर में आपको एक कोयले की खान दिख रही है, ठीक है। बात करते हैं, वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योगों में कोयला के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। जैसे जब आपको कोयला मतलब उद्योगों में जो है ना इसका प्रक्रमण किया जाता है तो कोयले से कुछ उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। वो पदार्थ कौन कौन से प्राप्त होते हैं, पहला तो कोक प्राप्त होता है, दूसरा कोल तार प्राप्त होता है, तीसरा कोयला गैस प्राप्त होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोयले से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जो कोयले का प्रक्रमण किया जाता है, ठीक है, तो हमें 3 चीज़ें प्राप्त होती है, पहला कोयला, दूसरा कोलतार, तीसरा कोयला गैस, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कोयले से क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। आपको ऑप्शन में दे देगा, लकड़ी दे देगा, लोहा दे देगा, कोक दे देगा, तो आपको बताना रहेगा। तो अगर आपको पता होगा तीनों की, कोक प्राप्त होता है कोयले से, कोलतार प्राप्त होता है और कोयला गैस प्राप्त होती है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर बना पाएंगे, ठीक है। फिर आता है सबसे पहला कोक, जो हमें कोयले से प्राप्त होता है वो कोक होता है। कोक क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन में लगभग शुद्ध रूप है, मतलब इसमें कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है और कोक का उपयोग इस्पात
के औद्योगिक निर्माण तथा बहुत सी धातुओं के निष्कासन में किया जाता है। देखिए आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, मैं रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए क्वेश्चन दिया गया था, धातु के निष्कासन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। ऑप्शन में कोक दिया गया था, पेट्रोलियम दिया गया, कोल तार दिया गया था, तो ठीक है। और दिया गया है उसमें, अभी आपको मैंने चैप्टर में पढ़ाया है कि बहुत से धातुओं के निष्कासन में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कोक का प्रयोग किया जाता है। यहीं से क्वेश्चन आपका बना था। ये देखिए, धातुओं के निष्कासन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कोक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है कोल तार। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। ठीक है, यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक या सुगंध या प्लास्टिक या पेंट या फोटोग्राफिक या सामग्री या छत निर्माण या सामग्री आदि में होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं आदि में होता है। ठीक है, तो जो कोल तार होता है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? कोल तार का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? कोल तार का प्रयोग होता है संश्लेषित रंग बनाने में, औषधि बनाने में, विस्फोटक बनाने में, सुगंध बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, फोटोग्राफिक में होता है, सामग्री में होता है, छत निर्माण में तथा सामग्री में आदि में होता है। ठीक है, रोचक तथ्य यह है कि मांत और अन्य कीटों को भगाने में हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग है वो मांत और अन्य कीटों को भगाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन जो होती है, नेफ्थलीन की गोलियां भी कोल तार से प्राप्त होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेफ्थलीन की गोलियां किससे बनती है, तो वो आपका कोल तार से ही बनती है। ठीक है, ये आपका पता होना बहुत ज़रूरी है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नेफ्थलीन की गोलियां जो हैं वो आपका कोल तार से ही प्राप्त होती हैं। आगे देखते हैं हम लोग। फिर आगे आता है कोयला गैस। कोयला गैस क्या होता है? कोयला के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। ठीक है, जब कोयला का प्रक्रमण किया जाता है तो कोक बनाते समय जो है ना कोयला गैस भी प्राप्त हो जाती है। और यह कोयला जो है ना प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में भी उपयोग उपयोग की जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कोयला गैस जो होता है ना, इसका जो है ना उद्योगों में ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए कोयला गैस से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। लंदन में 1810 में, न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास में कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी की बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये आपके लिए दिया गया है। अगर आपसे पूछ लेगा कि अब जो है ना आसपास आपका जो कोयला गैस है उसका उपयोग किस में किया जाता है, तो वो रोशनी मतलब ऊष्मा के रूप में प्रयोग किया जाता है। रोशनी की बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। फिर आपका आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटरों और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों में, ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है तथा ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो ये ईंधन आपके होते हैं ये आपके प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल, ये आपके प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है, जिसे हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। अब आता है पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति जो है ना पेट्रो या चट्टान एवं ओलियम या तेल से हुई है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं पेट्रोलियम कैसे बनता है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति तथा उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, जो ये होते थे मतलब जो जीव थे जो समुद्र में मर जाते थे, वो जब समुद्र की तली में नीचे चले जाते थे और उसके ऊपर जब मिट्टी और यही रेत जब पड़ती थी और लाखों बार जब दबे रहते थे, तो वायु की अनुपस्थिति में जब इन पे उच्च ताप और उच्च दाब जब पड़ता था, तो ये मृत जीव जो थे ना वो पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाते थे और इन्हें हम लोग प्राकृतिक गैस के रूप में मतलब प्राकृतिक गैस के रूप में इन्हीं को देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एक महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया, इसको देख लेते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। जो पेट्रोलियम होता है और प्राकृतिक गैस होते हैं, इनसे जो है ना अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। जैसे पेट्रो रसायन। ठीक है, जैसे पेट्रो रसायन इसे कहते हैं। ठीक है, और इनका उपयोग अपमार्जक रेशों जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन या एक्रेलिक आदि में प्रयोग किया जाता है। जैसे पॉलीथीन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरक, अच्छा जो प्राकृतिक गैस से आपको एक हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है उससे क्या होता है, उससे उर्वरकों मतलब यूरिया के उत्पादन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपने बहुत अधिक व्यवसाय महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा होगा, तो आपको एक यहाँ नाम आता है लिख के कि काला सोना किसे कहा जाता है, तो आपको पेट्रोलियम को ही काला सोना कहा जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, आपको दिखाते हैं हम, एक मिनट। ये पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, काला सोना कहते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। फिर आपका आगे आता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक हो जाता है और प्राकृतिक गैस को उच्च दाब और संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है, ठीक है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों और ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी होता है, ठीक है, और एक स्वच्छ ईंधन होता है, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस जो है ना, इसका प्रयोग सीएनजी रूप में किया जाता है और अब कल आजकल आपने देखा होगा कुछ सीएनजी वाहन चल गए, उनमें भी इसका प्रयोग ईंधन के रूप में होता है और सबसे स्वच्छ ईंधन भी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। फिर दिया गया सीएनजी का अधिक लाभ है और इसे घरों में और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है जहाँ इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है, ठीक है। ये आपकी कुछ सारणी दी गई है, ठीक है, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे पेट्रोलियम जो है ना, इसका उपयोग कहाँ होता है, घरों में होता है। पेट्रोल का प्रयोग मोटर वाहनों में होता है। मिट्टी के तेल का स्टोव लैम्प में होता है। डीजल का प्रयोग भारी मोटर वाहनों में होता है। स्नेहक तेल का स्नेहन के लिए होता है। पैराफिन मोम का होता है मरहम मोमबत्ती के लिए होता है। विटामिन का प्रयोग पेंट और सड़क निर्माण में होता है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, ठीक है। पहले तो हम देखते हैं, पहला पॉइंट, कोयला और पेट्रोलियम जो है वो आपका प्राकृतिक गैस है या जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कोयला किस प्रकार का ईंधन है, तो इसको हम लोग प्राकृतिक गैस में भी रख सकते हैं और यह जीवाश्म ईंधन, ठीक है, ये जीवाश्म ईंधन मतलब कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है ना, ये तीनों जो है ना आपका कैसा है, जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। आपसे पूछ लिएगा अगर कि कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार का ईंधन है, तो आपको बताना रहेगा, तो आपका ये जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। तो जो है ना मतलब ये जीवाश्म ईंधन का जो निर्माण हुआ था, वो जो सजीव थे जब वो मर गए थे तो उनके अवशेषों को लाखों वर्ष पृथ्वी के नीचे दबे रहे, उस कारण इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, पहला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको डबल टिक करेंगे। फिर दूसरा आता है जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है, ठीक है। दूसरा जो है वो आपका है जीवाश्म ईंधन जो है ना समाप्त होने, अच्छा जो जीवाश्म ईंधन होते हैं ये कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इनको समाप्त होने वाले संसाधन के अंतर्गत है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोल तथा कोल तार तथा कोयला गैस, कोयले से प्राप्त उत्पाद है, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे कि जो कोल है और कोल तार है या कोयला गैस है, ये आपका कोयले से प्राप्त उत्पाद है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, पेट्रोलियम के परिष्कार मतलब परिष्करण से पेट्रोलियम के प्रसंस्करण से जो पेट्रोलियम गैस तथा पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल तथा पैराफिन मोम तथा स्नेक तेल आदि प्राप्त होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो पेट्रोलियम है इससे आपका पेट्रोलियम गैस प्राप्त होती है, पेट्रोल प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है, मिट्टी का तेल प्राप्त होता है, पैराफिन मोम प्राप्त होता है, स्नेहक तेल प्राप्त होता है, आदि चीज़ें जो है ना आपको पेट्रोलियम से प्राप्त होती हैं, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम, आगे आता है कोयला। कोयला और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित है, हमें इनका नियोजित उपयोग करना चाहिए, ठीक है। जैसे दिया गया है एक टॉपिक कि कोयला और पेट्रोलियम जो है ना ये बहुत ही सीमित संसाधन है, इसका प्रयोग जो है ना बहुत ही ज़रूरत पड़ने पे ही करना चाहिए, बाकी ऐसे नहीं करना चाहिए। तो गैस आज का चैप्टर इतना ही था, मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी और बता भी दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, इसलिए आपके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट था। इसमें कुछ पॉइंट जो महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, वो आपको नोट डाउन या याद करके चलना है, ठीक है। ज़्यादा चैप्टर इसमें कुछ हार्ड ऐसा है नहीं, ठीक है। आप अगर इसको एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो ईजिली आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। ये हमारा कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ठीक है। जैसे हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है जिसे हम लोग कहते हैं ये 12 26 58 34, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है, ठीक है। आप इसको ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ इस चैप्टर की पा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ओके, धन्यवाद। कल आपको हम इसके चौथी क्लास प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। धन्यवाद।